गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में जो प्लेटो का हमने पढ़ा था उसके बाद में अरस्तु का पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए अरस्तु के कॉन्सेप्ट्स को हम आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के प्रमुख आर्थिक विचारों में जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रही थी, उसमें सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र के बारे में अरस्तु के क्या विचार थे। उन्होंने आर्थिक विचारों के दो भाग किए हैं। एक तो इकोनॉमिक्स, जिसमें धन का उपभोग एक आवश्यकता की पूर्ति शामिल होती है। तो धन का उपभोग एक आवश्यकता की पूर्ति, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा है आधुनिक अर्थ में दूसरा जो है वो है क्रेमेटिस्टिक यानी CHREMATISTIK क्रेमेटिस्टिक, जिसमें धन का उत्पादन और विनिमय आदि। तो मॉडर्न अर्थों में हम पहले वाले जो इकोनॉमिक्स है उसको हम कह सकते हैं उपभोग, और दूसरे वाले को हम कह सकते हैं उत्पादन या विनिमय आदि। तो अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने कहा कि परिवार का एक दूसरा पक्ष भी होता है, जिसे धन अर्जन की कला भी कह सकते हैं या गृह प्रबंधन कह सकते हैं। और सेकंड उनका विचार अपन देखते हैं कि साम्यवाद संबंधी विचार कौन से रहे। तो अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की थी, और वे व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। वो सामूहिक संपत्ति का इस प्रकार से प्रतिपादन नहीं करते थे जिस प्रकार प्लेटो ने किया था। उनका विचार था कि स्वहित की भावना एक प्राकृतिक भावना है, इसको दबाना अनुचित है। अरस्तु परिवारों के समाजीकरण संबंधी विचारों के भी विरुद्ध थे। उनकी संपत्ति में परिवार अलग स्वतंत्र इकाई होनी चाहिए तथा विवाह की परंपरा एक सम्मानजनक होनी चाहिए। अरस्तु शारीरिक श्रम, किसान और मजदूर के कार्य को बौद्धिक कार्यों से थोड़ा निम्न स्तर का मानते थे। अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद के विचार में स्त्रियों संबंधी विचार की बहुत ज़्यादा आलोचना की थी, कड़ी आलोचना की थी। उनका कहना था कि यदि समाज में स्त्रियां सामूहिक संपत्ति के समान मानी जाएंगी तो समाज से संयम का गुण समाप्त हो जाएगा। तो अरस्तु ने एथिक्स की बात की थी। थर्ड हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि गुलाम प्रथा। तो गुलाम प्रथा, उन्होंने स्वामी और सेवक के संबंधों की चर्चा करते हुए अरस्तु गुलाम प्रथा के पक्षपाती थे। वे कहते थे प्रकृति ने सभी को समान नहीं बनाया है, जिन्हें प्रकृति ने कमज़ोर बनाया है उन्हें स्वाभाविक रूप से गुलाम होना ही चाहिए। पर आज के युग में अरस्तु के ये जो दास्ता संबंधी विचार हैं वो प्रासंगिक नहीं है, असंगत है। तो ये एक बात हुई कि मतलब एथिक्स की बात तो की है अरस्तु ने, लेकिन आप देखिए कि ये कई बातें ऐसी हैं जो कि अप्रासंगिक हैं और असंगत हैं। प्लेटो में भी थी कुछ बातें असंगत और अरस्तु में भी हैं, लेकिन फिर भी हम इन विचारों को जो पढ़ कर के हम ये समझ बना पाते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे उभर के आ पाई, शनई ग्रेजुअली कैसे एक विषय अर्थशास्त्र बना, और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार अपने अपने विचार दिए। चौथा, हम मुद्रा तथा ब्याज पर अरस्तु के विचार पढ़ते हैं। अरस्तु ने ये कहा है कि अन्य वस्तुओं के समान मुद्रा का मूल्य बदलता है। उन्होंने कहा मुद्रा की कीमत यानी कि वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज होता है। मुद्रा समाज को वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से बचाती है, विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, हिसाब की इकाई भी है, और वर्तमान उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित करके मूल्य संचय में भी सहायक होती है। तो इसका मतलब उन्होंने 3 प्रकार के फंक्शंस ऑफ मनी माने, मुद्रा के 3 कार्य को मान लिया उन्होंने। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम माना। सेकंड, उन्होंने हिसाब की यूनिट ऑफ अकाउंटिंग के लिए हिसाब का माना। थर्ड, उन्होंने इसका स्टोर ऑफ वैल्यू भी मान लिया मूल्य संचय में। तो ये उन्होंने 3 कार्य माने, परंतु अरस्तु मुद्रा को अनुपयोगी मानते थे। अरस्तु ये कहते थे कि मुद्रा अपने आप में अनप्रोडक्टिव है, इसलिए वे ब्याज के बहुत विरुद्ध थे। उनके हिसाब से कोई ब्याज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए था।
और ये जो विचार हैं अरस्तु के या प्लेटो के, इन सब को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने एनालिसिस किया है। तो उसमें शुम्पेटर एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने इनके विचारों का डॉक्यूमेंटेशन भी किया, एनालिसिस के साथ साथ, विश्लेषण के साथ साथ। तो शुम्पेटर ने अरस्तु की प्रशंसा करते हुए ये लिखा है कि 19वीं शताब्दी की पाठ्य पुस्तकों में वर्णित मुद्रा के 4 कार्यों में से 3 कार्यों की व्याख्या अरस्तु ने ही की थी। अरस्तु ने मुद्रा के कार्यों पर अपने विचार प्रस्तुत करके अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये उनकी शुम्पेटर ने बताया कि देखिए 3 फंक्शंस ऑफ मनी इन्होंने बताया। इसके बाद हम पढ़ते हैं 5वां, मूल्य तथा विनिमय। तो अरस्तु ने वस्तु के उपभोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य में अंतर को स्पष्ट करते हुए भी कुछ बताया है। वो हम देखते हैं क्या बताया। लेकिन अरस्तु ने जो एक्सचेंज और प्राइस, इसके बारे में जो विचार दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे पास है उपयुक्त अथवा मुख्य तथा अनुपयुक्त या गौण 2 प्रकार के उपयोग में आती है। जैसे उन्होंने कहा कि उपयुक्त अथवा मुख्य तथा अनुपयुक्त या गौण। अब उदाहरण दिया उन्होंने कि उदाहरण के लिए जूता पहनने के लिए प्रयोग किया जाता है और विनिमय के लिए भी दोनों ही जूते के प्रयोग हैं। लेकिन अरस्तु ने उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य के अंतर को स्पष्ट रूप से समझाया। इस संबंध में वे प्रथम लेखक थे, परंतु वे मूल्य निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके थे। अरस्तु व्यापार के विरोधी थे। वे इसे अप्राकृतिक मानते थे क्योंकि इससे व्यक्ति बिना कुछ किए लाभ कमाता है। तो इसी आधार पर वे ब्याज के विरोधी थे। अरस्तु मूल्य निर्धारण में न्याय का सिद्धांत लागू करने के पक्ष में थे। अरस्तु उचित मूल्य के लिए ये कहा करते थे, वो कहते थे, इस तरह से परिभाषित करते थे उचित मूल्य को कि उचित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर दोनों विनिमय पक्षों में से एक पक्ष दूसरे पक्ष को विनिमय में ठीक उतना ही देता है जितना कि विनिमय में दूसरे पक्ष से प्राप्त होता है। तो विनिमय के द्वारा दोनों ही पक्षों को लाभ होता है, ये अरस्तु का मानना था। अब ये इस चीज़ को हम बहुत इसको इंश्योर करना, इसको सुनिश्चित करना एक अनदर डिफ़िकल्ट टास्क है कि दोनों ही संतुष्ट हों और बिल्कुल ईमानदारी से दोनों के बीच में विनिमय हो रहा हो। अरस्तु, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु पहले विचारक थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को नैतिकता के बंधनों से मुक्ति दिलाकर एक अलग अस्तित्व प्रदान कर दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण किया। उनके वर्गीकरण में उनके वर्गीकरण में ही सबसे पहले ये उपभोग का स्थान बना, उत्पादन का बना, विनिमय बना। तो मतलब कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ये कॉन्सेप्ट अरस्तु ने पहले ही दे दिए। विनिमय मूल्य एवं उपभोग मूल्य का भी सबसे पहले विचार अरस्तु ने दिया और प्रकृतिवाद के कई सिद्धांतों का सूत्रपात हमें अरस्तु के विचारों में भी मिलता है। जो प्रकृतिवाद हमने अभी इससे पहले पढ़ा था तो उसमें। तो अब हम आते हैं दूसरे अर्थशास्त्री के बारे में जो कि जीनोफन नाम से थे। जेनोफन भी बोलते हैं उनको, और वो 440 ईसा पूर्व रहे। 440 से लेकर 355 ईसा पूर्व उनका काल था। जीनोफन भी एथेंस के थे और वे सुकरात के शिष्य थे और वे धन के स्थान पर सादगी एवं सदाचार को मनुष्य के सुखी जीवन के लिए आवश्यक समझते थे। वे व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य मानव जाति एवं समाज की सेवा मानते थे। उनके आर्थिक विचार मतलब वो जैसे उनका था इकोनॉमिक्स, उन्होंने भी इसी तरह से एक शब्द कहा था इकोनॉमिकस। मतलब इस चीज़ की जो सारी चर्चा जो इकोनॉमिक्स की करते थे उसको उन्होंने इकोनॉमिकस कहा था। तथा वेज एंड मीन्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ एथेंस। और एथेंस जो था शहर था, जो वहाँ पर जो यूनान का राज्य था,
वहाँ पर वो कोशिश ये करते थे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि एथेंस का रेवेन्यू यानी कि जो आगम है, जो उनका जो धन है वो वहाँ पर वो बढ़ सके। तो इस संबंध में उन्होंने विचार दिए थे और इसीलिए इकोनॉमिकस और वेज एंड मीन्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ एथेंस जो है पुस्तकें उन्होंने लिखी थी और जिसमें इनके ये सारे विचार मिलते हैं। और इनके विचार जो है वो हम उनको भी क्लासीफाई कर सकते हैं, धन के बारे में विचार, कृषि की प्रधानता के बारे में विचार। तो पहले हम धन के बारे में विचार जानते हैं जीनोफन के। उनके अनुसार धन उसी के लिए है जो उसका उपभोग जानते हैं। जो धन या मुद्रा का उपभोग नहीं जानते उनके लिए धन व्यर्थ है। जो सादा जीवन व्यतीत करता है उसे कम धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो धन होते हुए भी वह धनी नहीं होता। अधिक धन से कोई धनी नहीं होता। यह जो है ये सुकरात का भी उपदेश था। तो ये सुकरात के शिष्य थे और उनका ये यहाँ पर उनका जो विचार है वो मेल खाता है। फिर कृषि की प्रधानता पे हम बात कर सकते हैं। कृषि की प्रधानता पे उन्होंने क्या कहा? प्लेटो व अरस्तु के समान जीनोफन भी कृषि को सबसे महत्वपूर्ण धंधा मानते थे। उन्होंने लिखा है कि जब कृषि की उन्नति होती है तब सब कला कौशल विकसित होते हैं। तो वो कुल मिलाकर के ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा बेसिक आधारभूत अगर कोई व्यवसाय है तो वो कृषि है। अब हम इसके बाद जानने की कोशिश करते हैं श्रम विभाजन पर उनके क्या विचार थे। जीनोफन ने एक ही उद्योग के अंदर होने वाले विभाजन का वर्णन किया है। जूते के कारखाने, राजा की रसोई घर के अंदर श्रम के विभाजन से होने वाले लाभों को उन्होंने इंगित किया। उन्होंने कहा कि जूते के कारखाने में जूता जो है वो बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से बनाया जा रहा है। राजा की रसोई यानी मतलब रसोई घर में रसोई बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। तो वो उन्होंने इस तरह से श्रम के विभाजन के लाभों को बताया था। चौथा उनके विचार उत्पत्ति ह्रास नियम पर भी थे। उन्होंने जीनोफन श्रम तथा भूमि को ही उत्पत्ति के साधन मानते थे। श्रम यानी कि लैंड एंड लेबर। बाकी उन्होंने एंटरप्रेन्योर और पूंजी कैपिटल के बारे में कोई विचार नहीं दिया। उनका मत था कि बिना श्रम के भूमि से कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता। उनके निम्न कथन से उत्पत्ति ह्रास नियम का विचार प्राप्त होता है। भूमि के स्वामी उन्होंने कहा कि भूमि के स्वामी तुमको बता सकते हैं कि उनकी अपनी भूमि पर कार्य करने के लिए कितने मजदूरों और दलों की आवश्यकता पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है। एक जो भू स्वामी होता है उसको मालूम होता है कि इसमें कितने किसानों की, कितने मजदूरों की, कितने दलों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इसमें अधिक व्यक्तियों को काम पर रखा गया तो हानि होने लगेगी। वस्तुतः यह उनके व्यवहारिक अनुभव की बात है, परंतु उन्होंने पाया कि ये विचार चांदी की खदानों पर लागू नहीं होते थे। तो उन्होंने उत्पत्ति ह्रास नियम का एक कॉन्सेप्ट जो है वो सामने रख दिया था कि लैंड पर तो कम से कम डिमिनिशिंग यूटिलिटी नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी नियम लागू होता है, उत्पत्ति का ह्रास नियम। अर्थात एक ज़मीन पर एक पॉइंट ऐसा है, अगर हमने 10 लेबर लगा रखी है और 10 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है तो निश्चित तौर पे उसके बाद वाला अगर हम लेबर लगाते हैं तो उत्पत्ति का ह्रास होना शुरू हो जाएगा। तो इन विचारों के अलावा जीनोफन ने राज्य की आमदनी बढ़ाने के बहुत सुझाव दिए थे, क्योंकि वो एथेंस की इकनॉमी में वो राइज लाना चाहते थे। तो उसी संबंधित उनकी विचारधारा चलती थी। उन्होंने धनी विदेशियों को एथेंस में बसाने का सुझाव दे दिया था। उन्होंने सोचा था कि अगर कोई विदेशी है और वो धनी है और उसका अच्छा बिजनेस चल रहा है तो उसको एथेंस में बसाए जाने से हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। वे विदेशी व्यापारियों को सुविधाएं एवं प्रोत्साहन देने के पक्ष में थे। वे यह मानते थे कि समृद्धि शांति काल में भी संभव है, समृद्धि शांति काल में ही संभव है, युद्ध काल में समृद्धि हो ही नहीं सकती। तो ये भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया था कि मतलब वेस्ट, जो हम सैमुअलसन का आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पढ़ते हैं तो उसमें ये बात स्पष्ट आती है, जो उत्पादन संभावना वक्र पढ़ते हैं उसमें एक बात स्पष्ट आती है कि वेस्ट और प्रोडक्टिव और वेस्ट, जो प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव के बीच में हमें चूज़ करना पड़ता है एक देश को
कि कौन सी चीज़ का उत्पादन करेगी। तो वेस्ट में आता है ये आपका डिफेंस पर जो हम खर्चे करते हैं, और प्रोडक्टिव में आता है जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट हो या ज़्यादा हमारा व्यय बढ़े, निवेश हो और उससे हमारी आय बढ़े, वो हमारे प्रोडक्टिव में आते हैं। इसके अलावा फूड एंड जिससे मतलब फूड और इस पर भी निर्णय लिया जाता है कि किस पर ज़्यादा खर्च किया जाए। अब हम पढ़ते हैं रोमन आर्थिक विचार। रोमन आर्थिक विचार में इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ द रोमन्स में हम अब शुरू करते हैं। उसमें इटली की राजधानी रोम जो है वो बहुत ही फेमस है, आज भी रोम बहुत फेमस है। प्रसिद्ध योद्धाओं तथा न्यायशास्त्रियों के लिए बहुत प्रसिद्ध रही थी, और रोमन आर्थिक विचार कवियों तथा इतिहासकारों के अलावा भी दार्शनिकों, कृषि लेखकों और इन लोगों के से ही मालूम चलता है कि रोम एक काफ़ी विचारों के मामले में काफ़ी उन्नत स्थान रहा था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रोम की, वैसे अगर देखा जाए तो रोम एक संपन्न, हर तरह से भौतिक रूप से भी संपन्न स्थान है आज भी। वो बात अलग है कि कोरोना के कारण वहाँ पर क्या सीन बना है, कैसी स्थिति हुई है, वो एक अलग इशू है, लेकिन रोम अपने आप में समृद्ध है। ये बार बार पेपरों में भी आ रहा था कि रोम में बेस्ट हॉस्पिटल्स माने जाते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी, उसके बावजूद कोरोना के कारण वहाँ पर डेथ्स हुई हैं। तो मतलब रोम अपने आप में एक समृद्ध स्थान है, वैचारिक पटल पर भी और भौतिक वैसे भी। तो जो हमें प्राचीन रोम के जो आर्थिक विचार हैं वो हमें जो प्राप्त होते हैं वहाँ के कृषि विशेषज्ञों के द्वारा जो लिखा हुआ है, वहाँ के जो न्याय शास्त्री हैं जो कि जजेस वगैरह रहे उनके द्वारा जो लिखा हुआ है, वहाँ के जो दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, उनके द्वारा जो लिखा हुआ है, हमें उससे मिलता है। तो सबसे पहले हम कृषि विशेषज्ञ का देखते हैं। इनमें जैसे नाम है, जो फेमस नाम आते हैं इसमें मार्क्स पोकर्स कैटो, मार्क्स टेरेंटियस बेरी, कालीमेला, ये प्रमुख हैं। आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा कृषि विशेषज्ञों के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो आपको बताएंगे वो केवल सारगर्भित बात ही बताएंगे जो आपको याद करने की है कि कृषि को वहाँ पर भी सर्वाधिक महत्व दिया गया था। कैटो नाम के जो विचारक थे उन्होंने दिया था, कृषि विशेषज्ञ थे वो। उनके विचार से छोटे खेत अधिक उपयोगी हैं। वे दास प्रथा तथा ब्याज के विरोधी थे। और कालूमेला नाम के जो अर्थशास्त्र, कॉलीमेला जो थे उनके द्वारा वो कहते थे कि छोटे खेतों के वो पक्ष में हैं और दास प्रथा के विरुद्ध हैं। मजदूरों से खेती करवाने के वो पक्ष में थे। दूसरा, न्याय शास्त्री के द्वारा उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा था कि इन लोगों का उद्देश्य रोमन साम्राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक आचरण को नियंत्रित करना था। अर्थशास्त्र पर उन्होंने कोई अलग से व्यवस्था नहीं दी थी, कोई बात नहीं की थी। समाज की अन्य समस्याओं के साथ ही उन्होंने आर्थिक समस्याओं का भी वर्णन किया था। ये व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मानते थे। व्यक्ति संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है। न्यायशास्त्री मुद्रा के कार्यों व महत्व से भी परिचित थे। उनके अनुसार मुद्रा का मूल्य कानून द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता है। ये ब्याज लेने के विरुद्ध थे। बाद में उन्होंने सीमित ब्याज लेने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद है दार्शनिकों ने क्या कहा, तो रोम के दार्शनिकों ने खेती के महत्व को समझकर देशवासियों को खेती करने की राय दी थी। अन्य पेशों को हीन तथा खेती को श्रेष्ठ बताया था। ये विचार उनके ज्ञान का कारण नहीं बल्कि जो उस टाइम पे समय की मांग थी उसका रिजल्ट था। रोम के दार्शनिकों में सियरो, सेनेका, प्लाइनी नाम प्रमुख हैं। आपको इनके नाम भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सियरो खेती के पक्ष में थे, ब्याज के विरुद्ध थे। उन्होंने कृषि के बाद व्यापार को महत्व दिया। सेनेका मुद्रा को आर्थिक समस्याओं का कारण मानते थे। वे ऋण लेने के विरुद्ध थे। प्लाइनी छोटे खेतों को अच्छा मानते थे, ब्याज की उन्होंने निंदा की है। प्लाइनी का मत था कि वस्तु विनिमय होना चाहिए। और इस प्रकार विभिन्न जो दार्शनिक हैं उनके भी विभिन्न प्रकार के विचार आए। लेकिन इन विचारों को देखते हुए हम आगे और इसको समअप करने के लिए हम नेक्स्ट डे चलते हैं, और इन विचारों को देखते हुए हमें समझ में आता है कि रोम में भी जो चिंतन हुआ, आर्थिक चिंतन हुआ, चाहे वो सामाजिक समस्याओं के साथ साथ हुआ,
लेकिन आर्थिक चिंतन को जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि कैसे इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में उभर के सामने आया। थैंक यू। अपन अब कल पढ़ते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू।